हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सलेंट स्टडी पॉइंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर पार्ट 2। यदि आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैंने प्ले लिस्ट बना दिया है, रासायनिक अभिक्रियाएं समीकरण के नाम से, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। और आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए तो शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। हमने कल पढ़ लिया था रासायनिक अभिक्रिया, अभिकारक, प्रतिफल और रासायनिक समीकरण के बारे में। और रासायनिक समीकरण दो प्रकार का होता है, संतुलित और असंतुलित। आज हमको पढ़ना है रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं, कि रासायनिक समीकरण से क्या क्या सूचनाएं हमको प्राप्त होती है। ठीक, देखिए सबसे पहले हमको सूचना प्राप्त होती है, यह अभिकारक के प्रतिफलों के संकेतों या सूत्रों की जानकारी देता है। ठीक है, देखिए ये देखिए दिख रहा है, इसमें रासायनिक समीकरण हमको क्या दिखाता है कि इसमें H2 और Cl2 भाग ले रहा है। ये दिखा रहा है ना, देखिए पहला हमें यहाँ पे दिखा रहा है कि अभिकारक और प्रतिफल के संकेतों सूत्रों की जानकारी देता है। तो ये अभिकारक और प्रतिफल के संकेतों सूत्रों की जानकारी देता है। दूसरा है, यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के बारे में जानकारी देता है, कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के बारे में। देखिए हाइड्रोजन भाग ले रहा है, क्लोरीन भाग ले रहा है, पता देता है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों की जानकारी देता है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप HCl बन रहा है तो इसकी जानकारी दे रहा है। देखिए यह अभिकारक तथा प्रतिफल के मूल्यों का अनुपात की जानकारी देता है, कि किस अनुपात में भाग ले रहा है और कैसा बन रहा है। ठीक है, ये भी बताता है कि कितने मोल भाग लिया अभिक्रिया में और कितने मोल इसका बना। और यह अभिकारक और प्रतिफल के द्रव्यमानों को भी बताता है। ठीक है, जो कितना हाइड्रोजन का द्रव्यमान भाग लिया और कितना बना। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा और नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, और आपने अगर नहीं देखा फर्स्ट पार्ट तो आप पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, तब आके इसको देखिए। ठीक है, तब आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इस तरह फिजिक्स का पहला चैप्टर देखना चाहते हैं तो वो भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश के परिवर्तन के नाम से, वो भी उसका भी प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, देख लीजिए जाके। इसके बाद रासायनिक समीकरण लिखने से लाभ। देखिए रासायनिक समीकरण लिखने से लाभ ये होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण आसान होता है, इससे समय की बचत होती है। देखिए यहाँ समझ लीजिए, अगर यही इसको लिखना होता हमको कि हाइड्रोजन और Cl2, तो हमको इससे लिखना पड़ता कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्लोरीन टेंस टू हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्लोरिक अम्ल। अब यहाँ देखिए आपको क्या समझ में, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना भाग ले रहा है पता चल रहा है, यहाँ पे 2 को भाग ले रहा है, यहाँ पे ये भी नहीं पता चल पा रहा है। और इसको लिखने में हमको ज़्यादा समय लग रहा है और इसको लिखने में कम समय लगेगा। लिखना होगा तुरंत लिख देंगे H2 प्लस Cl2 टेंस टू HCl। देखिए ये हाइड्रोजन जितना समय लिखने में लगा उतना हो गया। तो सबसे पहले निरूपण आसान होता है। देखिए निरूपित करने में आसान होता है, समय की बचत होती है। रासायनिक अभिक्रिया को निरूपित करने में आसान होता है समीकरण द्वारा, और इससे समय की बचत होती है, कागज और स्याही की बचत होती है। इससे अभिक्रिया में भाग ले रहे पदार्थों के द्रव्यमान तथा मात्रा की सही जानकारी प्राप्त होती है। देखिए यहाँ से पता नहीं चल रहा है कि हाइड्रोजन कितना भाग ले रहा है, लेकिन यहाँ से पता चल रहा है कि हाइड्रोजन 2 को भाग ले रहा है, क्लोरीन 2 को भाग ले रहा है, समझ में गया। और जितना बनता है उसकी भी जानकारी मिलती है। इससे अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थों के द्रव्यमान तथा मात्रा की सही जानकारी मिलती है। देखिए इससे भी पता चल रहा है कि 2 को H बन रहा है, 2 को Cl बन रहा है, समझ में गया, कितना भाग ले रहा है, कितना बन रहा है। तो हमने क्या सीखा कि इससे सबसे पहले निरूपित करना आसान होता है रासायनिक समीकरण को। दूसरा बात कि समय की बचत होती है, स्याही की बचत होती है, कागज़ की बचत होती है। ठीक है, और पता चल जाता है कि किसी भी पदार्थ का कितना परमाणु भाग ले रहा है और कितना बन रहा है। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगला हमारा रासायनिक समीकरण की सीमा। तो रासायनिक समीकरण की सीमा, हर चीज़ का एक लिमिटेशन होता है कि इतना चीज़ बता सकता है, इसके आगे इसकी क्षमता खत्म। देखिए इसकी लिमिटेशन ये है कि रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया तथा प्रतिफलों की भौतिक अवस्था का पता नहीं चलता। देखिए इससे हमको कहीं पता चल रहा है कि हाइड्रोजन गैस अवस्था में, हमको पता है, आपको पता है कि हाइड्रोजन गैस अवस्था में होता है, लेकिन इससे पता चल रहा है कि हाइड्रोजन HCl द्रव अवस्था में होता है, इससे पता चल रहा है। हमको तो याद है तो हमको बता दे रहे हैं, हमको पता है तो ठीक, लेकिन आप कैसे बता पाइएगा कि हाइड्रोजन गैस अवस्था में भाग ले रहा है, HCl द्रव अवस्था में बन रहा है। ठीक है,
तो इससे नहीं बता पाता कि भौतिक अवस्था का मतलब कि ठोस अवस्था में है कि द्रव अवस्था में कि गैस अवस्था में, तो ये नहीं बता पाता है। ठीक है। दूसरी, इससे यह भी पता नहीं चल पाता कि अभिक्रिया उष्मा शोषी है उष्मा छेपी। देखिए, ये भी नहीं पता चला कि इससे उष्मा निकल रहा है कि उष्मा हमको जरूरत पड़ रही है। जैसे में कोई भी जब रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो हमको नहीं पता चल पाता है कि इससे उष्मा रिलीज हो रही है कि अवशोषित कर रहा है, तो इससे भी नुकसान है। यह रासायनिक अभिक्रिया के वेग को नहीं बता पाता, ये भी नहीं बता पाता कि अभिक्रिया तेज हो रही है कि धीमा हो रहा है। ठीक है। यह भी नहीं बता पाता कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान विस्फोट हुआ है नहीं। कई बार ऐसा होता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान विस्फोट होता है और कई बार नहीं होता। ठीक है। तो ये भी नहीं बता पाता कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान विस्फोट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ये भी नहीं बता पाता कि अभिक्रिया में अभिकारक कितनी मात्रा खर्च और कितना बना। जैसे में देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन का यहाँ पे नहीं पता चलता है कि हाइड्रोजन का कितने, हमने H2 को दिया तो इसके द्रव्यमान का कितना % खर्च करके ये HCl बना है, कहीं जानकारी नहीं है कि पूरा हाइड्रोजन यूज हो गया है कि आधा यूज हुआ है, क्योंकि और Cl का पूरा मतलब ये नहीं बता पाता कि कितना यूज हमने किया और कितना बच गया। देखिए, तो एक बार और इसको देख लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा प्रतिफल की भौतिक अवस्था का नहीं पता चल पाता है कि ठोस द्रव गैस, ये उष्मा शोषी है कि उष्मा छेपी, ये भी नहीं पता चल पाता है। वेग को नहीं बता पाता है, और विस्फोट हुआ कि नहीं हुआ ये भी नहीं बता पाता है, और कितनी मात्रा खर्च हुई अभिक्रिया के दौरान ये भी नहीं बता पाता। ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।